हेलो एवरीवन, दिस साइड दिव्यांशी शर्मा, मास्टर्स इन पॉलिटिकल साइंस। आज हम पब्लिक पॉलिसी एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्टडी करेंगे, जिसमें हम पब्लिक पॉलिसी विद स्पेशल रेफरेंस टू हाउसिंग, हेल्थ, ड्रिंकिंग वाटर, फूड सिक्योरिटी, मनरेगा, NHRM, RTE इन सब के बारे में जानेंगे। सो बिना किसी देरी की लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हमें पब्लिक पॉलिसी के मीनिंग के बारे में पता होना चाहिए। तो पब्लिक पॉलिसी होती क्या है? पब्लिक पॉलिसी वो सारे डिसीजंस होते हैं, वो सारे प्लान्स होते हैं, एक्शंस होते हैं जो गवर्नमेंट लेती है, जिससे गवर्नमेंट प्रमोट करती है सोशल वेलफेयर को और इकोनॉमिक ग्रोथ को। तो हम क्या बोल सकते हैं? पब्लिक पॉलिसीज रेफर टू द डिसीजंस, एक्शंस एंड प्लान्स formulated and implemented by the government to address public issues and promote social welfare and economic growth. तो बेसिकली ये एक ब्रिज है बिटवीन गवर्नमेंट इंटेंशन एंड सोसाइटल आउटकम्स को। तो जो स्कॉलर है लाइक थॉमस डन 1972 में उन्होंने बोला था कि जो पब्लिक पॉलिसी इज व्हाट एवर गवर्नमेंट चूज टू डू और नॉट टू डू। जो भी गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि हमें ये चीज़ करनी चाहिए या ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, वो सारी की सारी चीज़ें किस में आती है? वो आती है पब्लिक पॉलिसी में। तो हम क्या बोल सकते हैं कि पब्लिक पॉलिसी इज अ गवर्नमेंटल एक्शन डायरेक्टेड टुवर्ड्स अचीविंग स्पेसिफिक सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल गोल्स। जो भी डिसीजन गवर्नमेंट लेती है टुवर्ड्स अचीविंग अ स्पेशल, जो भी उन्होंने गोल्स लिए हैं रिगार्डिंग सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल गोल्स, जो भी वो एक्शन लेती है उन गोल्स को अचीव करने के लिए, वो सारे एक्शन हमारे किस में आते हैं? पब्लिक पॉलिसीज में आते हैं। अब हम जानेंगे कि जो पब्लिक पॉलिसी है एंड सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसका क्या रिलेशन है। तो ये जो पब्लिक पॉलिसी है वो एक्ट करती है एज ए डायनेमिक इंस्ट्रूमेंट, जिससे वो अचीव करती है डेवलपमेंटल गोल्स, लाइक कैसे हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे रिसोर्सेज को इक्विटेबली, कि ऐसा ना हो कि सिर्फ एक सेक्टर के पास सारे रिसोर्सेज हो लेकिन दूसरा सेक्टर है वो वंचित ही रह जाए उन रिसोर्सेज को यूज करने के लिए। सेकेंड, ये इंश्योर करती है वेलफेयर हो, सोशल जस्टिस हो, इंक्लूसिव ग्रोथ हो। ये स्ट्रेंथन करते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नेंस को एंड इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी को, और एड्रेस करते हैं इश्यूज लाइक पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इलिटरेसी, माल न्यूट्रिशन एंड सोशल एक्सक्लूजन। तो बेसिकली हम क्या बोल सकते हैं कि क्या लिंक है बिटवीन पब्लिक पॉलिसी एंड डेवलपमेंट। बेसिकली पब्लिक पॉलिसी क्या करते हैं? वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करते हैं, प्रमोट करते हैं ग्रोथ को, एम्प्लॉयमेंट लाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप को सपोर्ट करती है। सोशल में वो एनहांस करते हैं कि सबके पास एजुकेशन की फैसिलिटी हो, सब एजुकेट हो, बेसिक एजुकेशन सबके पास हो, हेल्थ केयर फैसिलिटी बेसिक सबके पास हो, हाउस हो, जेंडर इक्वालिटी हो। तो जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफिल हो लोगों की, वो इंश्योर करते हैं। पॉलिटिकल उसमें बेसिकली ये डीपन करती है डेमोक्रेसी को, एंड जो पावर्स है उसको डिसेंट्रलाइजेशन के ऊपर फोकस रखती है। एंड एनवायरमेंटल उसमें वो इंश्योर करती है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो एंड जो रिसोर्स मैनेजमेंट हो वो अच्छे से हो। तो हम क्या बोल सकते हैं? हम बोल सकते हैं कि जो पब्लिक पॉलिसी है एक स्ट्रैटेजिक टूल है जो ट्रांसलेट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल आइडियाज लाइक जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी को इनटू टैंजिबल सोशल इकोनॉमिक आउटकम्स, जिससे हमारे पास एक सोशल इकोनॉमिक आउटकम सोसाइटी में आ पाए। अब हम जानेंगे कि जो पब्लिक पॉलिसीज है वो बेसिकली इन्फ्लुएंस हुई है बाय वेरियस डेवलपमेंट थ्योरीज से। जो अलग अलग डेवलपमेंट थ्योरीज है उससे जो हमारी पब्लिक पॉलिसी है वो इन्फ्लुएंस हुई है। तो बेसिकली जो पब्लिक पॉलिसीज है वो एक वैक्यूम में नहीं बनी गई है, मतलब एक जगह में जाके नहीं बनाई गई है कि यहीं पर बैठ के सबने पॉलिसीज बनाई है। बेसिकली ये इन्फ्लुएंस हुई है बाय डिफरेंट थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव that shape how the state defined development and what kind of welfare it pursue. बेसिकली ये जो डिफरेंट थ्योरीज वगैरह है ये डिफरेंट थिंकर्स ने दिया है, अपने टाइम पीरियड को अंडरस्टैंड करके उन्होंने डिफरेंट थ्योरीज बनाई है, और उन्हीं थ्योरीज को अंडरस्टैंड करके जो आज की हमारी पब्लिक पॉलिसीज है वो बनी है। तो वेलफेयर स्टेट थ्योरी, तो वेलफेयर स्टेट थ्योरी मतलब कि जो गवर्नमेंट है उनको सब सिटीजन्स की देखभाल करनी चाहिए, स्पेशली वो लोग जो पुअर और वीक है। उनका जो मेन फोकस एरिया होना चाहिए कि सबको एजुकेशन मिले, हेल्थ केयर फैसिलिटी मिले, जॉब्स मिले, एंड जो पुअर लोग हैं उनको सोशली भी हेल्प मिल पाए। तो बेसिकली डिफरेंट स्कीम्स लाई गई है। फॉर एग्जांपल मनरेगा जो है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जो 100 डेज एम्प्लॉयमेंट देता है लोगों को,
एंड जो बेसिकली रूरल लोग हैं उनको। नेक्स्ट इज NHM, नेशनल हेल्थ मिशन, जो इम्प्रूव करता है हेल्थ सर्विसेज को। नेक्स्ट इज RTE, राइट टू एजुकेशन, जो इंश्योर करता है कि जो फ्री एजुकेशन है वो मिल पाए बच्चों को। अब इसका गोल क्या है, ये इंश्योर करता है, मेक श्योर करता है कि जो लोग हैं वो एक डिसेंट लाइफ जी पाए एंड कोई भी लोग लेफ्ट बिहाइंड ना हो, किसी भी सेक्शन ऑफ सोसाइटी को पीछे ना छोड़ा जाए, सब इकट्ठे आकर डेवलप हो एंड जो पीछे रह गई ये सोसाइटी उनको एक्स्ट्रा बेनिफिट देकर उनको इक्वल लाया जाए सोसाइटी में, अपलिफ्ट किया जाए उनको सोसाइटी में। अब हम स्टडी करेंगे मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव को। तो बेसिकली मेन आइडिया क्या था कार्ल मार्क्स का। कार्ल मार्क्स ने जो सोसाइटी है उसको दो क्लासेस में डिवाइड कर दिया था, वन इज रिच, सेकेंड इज पुअर। तो बेसिकली उन्होंने बोला था कि जो गवर्नमेंट है वो पॉलिसीज रिच क्लास को ये फेवर में बनाते हैं कि उनको बेनिफिट हो एंड जिस वजह से कई बार ऐसा होता है कि इनइक्वालिटी इंक्रीज हो जाती है सोसाइटी में। तो बेसिकली कार्ल मार्क्स ये बोलते हैं कि जो पॉलिसीज है वो पुअर को देखकर बननी चाहिए एंड जिस वजह से जो इनइक्वालिटी है वो रिड्यूस हो पाए सोसाइटी में। अब इनका फोकस एरिया क्या है, इनका फोकस एरिया है कि जो लैंड और मनी है उसका फेयर डिस्ट्रीब्यूशन हो, जो वर्कर्स है, जो पुअर लोग हैं उनको प्रोटेक्शन मिले थ्रू लॉ। फॉर एग्जाम्पल लैंड रिफॉर्म, कि जो पुअर फार्मर्स हैं उनको लैंड मिले। सेकेंड इज पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जहाँ पर सस्ता खाना गरीब फैमिलीज को मिल पाए। तो बेसिकली इनका गोल क्या था, इनका गोल था टू बिल्ड अ फेयर एंड इक्वल सोसाइटी वेयर एवरीवन शेयर्स द कंट्रीज वेल्थ। ऐसा ना हो कि जो कंट्री की वेल्थ है वो सिर्फ एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी एंजॉय कर पाए, बट ऐसा हो कि जो सोसाइटी है वहाँ पर इनइक्वालिटी कम हो, जो गैप है वो कम हो पाए एंड जो बेसिकली फैसिलिटी है, मेनली जो बेसिक फैसिलिटी, हर एक फैसिलिटी है वो सारे के सारे लोग इक्वली इंजॉय कर पाए सोसाइटी में। अब हम ह्यूमन डेवलपमेंट अप्रोच के बारे में जानेंगे जो अमर्त्य सेन ने लाया था। तो उनका मेन आइडिया था कि डेवलपमेंट उसको नहीं बोली जाती है कि अगर लोगों के पास सिर्फ पैसा आ जाए, बट डेवलपमेंट रियल सेंस में वो होती है जब लोगों की लाइफ इम्प्रूव हो पाए और उनके पास चॉइसेस हो। तो उनका मेन फोकस है कि जो लोग हैं उनके पास एजुकेशन हो आ पाए, लोग एजुकेट हो, उनके पास ज़्यादा अच्छी हेल्थ केयर फैसिलिटी हो एंड फ्रीडम हो कि वो अच्छी लाइफ जी पाए। तो उनका मेन फोकस एरिया था गुड एजुकेशन एंड हेल्थ केयर में, स्किल डेवलपमेंट हो लोगों के पास एंड साथ में जो फ्रीडम हो कि वो कोई भी अपॉर्चुनिटी को चूज कर पाए, वो उनका मेन फोकस एरिया था। तो एग्जाम्पल स्किल इंडिया मिशन जो आज इंडिया में आया है, जो बेसिकली ट्रेनिंग देता है फॉर जॉब कि लोगों के पास स्किल डेवलपमेंट हो उनकी। डिजिटल इंडिया जो हेल्प करता है पीपल को कि वो डिफरेंट सर्विसेज ऑनलाइन अवेल कर पाए। वुमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम्स जो वुमेन्स को राइट्स देते हैं एंड पावर्स देते हैं। और इनका मेन गोल क्या है, इनका मेन गोल है कि टू हेल्प एवरीवन, एवरी पर्सन लिव विद डिग्निटी एंड मेक देयर ओन चॉइसेस, कि जो लोग हैं वो डिग्निटी के साथ रहे और उनके पास खुद की चॉइस चूज करने का मौका हो। नेक्स्ट इज पब्लिक चॉइस थ्योरी। अब इसका मेन आइडिया कहाँ से आता, ये बोला जाता है एंड ये रियलिटी है, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है वो भी इंसान ही है। तो बेसिकली वो खुद के इंटरेस्ट के बेसिस में भी वर्क करेंगे, जिस वजह से कई बार क्या होता है कि बहुत करप्शन हो जाता है, कि नेपोटिज्म एंड नॉट ऑल। तो इस वजह से जो लोग हैं जो कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनके ऊपर चेक्स हो, कंपटीशन हो और पब्लिक पार्टिसिपेशन इंक्रीज हो। तो इनका फोकस एरिया क्या है कि चीज़ें ज़्यादा गवर्नमेंट कंट्रोल में भी ना हो एंड जो पीपल है और प्राइवेट सेक्टर है उनका भी इन्वॉल्वमेंट हो एंड ट्रांसपेरेंसी और एफिशिएंसी हो। तो बेसिकली इसी वजह से इंडिया में क्या क्या एक्ट्स लाए गए थे, फॉर एग्जांपल RTI एक्ट, राइट टू इन्फॉर्मेशन, जहाँ पर जो सिटीजन्स है वो क्वेश्चन कर सकते हैं गवर्नमेंट से उनके वर्क से रिलेटेड। नेक्स्ट इज PPP, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जहाँ पर गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनी साथ में काम करती है। नेक्स्ट इज सोशल ऑडिट, जो चेक करता है कि जो पैसे है वो अच्छे से सही तरह से यूज हो रहे हो। तो इसका गोल क्या है, इसका गोल है टू मेक गवर्नमेंट ऑफन ओपन, एफिशिएंट एंड आंसरेबल टू द पीपल। इसका मेन गोल है कि जो गवर्नमेंट है वो ओपन हो, ऐसा ना हो कि लोगों की पार्टिसिपेशन ही ना हो। जो गवर्नमेंट रोल करती है, जो भी वो डिसीजन लेती है उसके लिए गवर्नमेंट आंसरेबल है
ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट किसी को आंसरेबल नहीं है, जो सिटीजन्स है उनको इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। तो थ्रू आरटीआई एक्ट सिटीजन्स की पार्टिसिपेशन को इंक्रीज किया गया, सिटीजन्स को पावर दी गई। तो हम समराइज क्या कर सकते हैं, जो वेलफेयर स्टेट होते हैं वो क्या बोलते हैं कि जो गवर्नमेंट है उनको लोगों की केयर करनी चाहिए, फोकस करना चाहिए एजुकेशन के ऊपर, हेल्थ के ऊपर एंड जॉब्स के ऊपर। एंड फॉर एग्जांपल इंडिया में मनरेगा स्कीम, आरटीई राइट टू एजुकेशन, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। मार्क्सिस्ट अप्रोच क्या बोलती है कि जो गैप है सोसाइटी में बिटवीन रिच एंड पुअर उसको रिड्यूस करना है, तो जो रिसोर्सेज है उसका रीडिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। तो इंडिया में क्या क्या रिफॉर्म्स आए थे, लाइक लैंड रिफॉर्म्स एंड पीडीएस सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। एंड नेक्स्ट इज ह्यूमन डेवलपमेंट। ये बोलते हैं कि जो लोग हैं उनकी जो लाइफ है वो उनकी लाइफ इम्प्रूव हो पाए, इम्प्रूव पीपल्स एबिलिटी, साथ में लोगों को स्किल डेवलपमेंट मिल पाए। स्किल डेवलपमेंट की वजह से लोग एम्पावर होंगे, उनको जॉब्स मिल पाएगी। तो इनका मेन फोकस क्या है, एजुकेशन, हेल्थ, फ्रीडम। एंड इंडिया में इसी चीज़ को देखते देखते, इन चीज़ों से सीखते हुए इंडिया में स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया जैसे पॉलिसीज आई। नेक्स्ट इज पब्लिक चॉइस, जहाँ पर अकाउंटेबिलिटी एंड लेस कंट्रोल के ऊपर फोकस किया गया कि बेसिकली जो गवर्नमेंट है वो अकाउंटेबल है, आंसरेबल है लोगों के लिए। एंड जो गवर्नमेंट कंट्रोल है वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए, एक लिमिट में ही गवर्नमेंट कंट्रोल होना चाहिए। एंड जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स है, जो पब्लिक सेक्टर है, जो लोग हैं उनका पार्टिसिपेशन ज़्यादा होना चाहिए। तो इनका मेन फोकस क्या है, ट्रांसपेरेंसी और एफिशिएंसी में। एंड जिस वजह से इंडिया में क्या क्या पॉलिसीज आई थी, इन चीज़ों से सीखते हुए, वन इज आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन, नेक्स्ट इज पीपीपी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, नेक्स्ट इज सोशल ऑडिट कि जो पैसे है वो सही से यूज हो रहे हैं या नहीं हो रहे, तो उसका ऑडिट हो पाए। तो हम कंक्लूड कर सकते हैं कि जो डिफरेंट थ्योरीज है हम आपको डिफरेंट लेंसेज देता है, डिफरेंट टाइप्स की अंडरस्टैंडिंग देता है कि जो हमारी पब्लिक पॉलिसीज है वो किस बेसिस में बनी है, किस चीज़ के ऊपर फोकस कर रही है। तो बेसिकली जो इंडियाज पब्लिक पॉलिसीज है वो कंबाइन है इन सारे एलिमेंट्स के, विच इज वेलफेयर ओरिएंटेड इन स्पिरिट, participatory in design, capability focused in aim, and efficiency driven in implementation। अब हम स्टडी करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस ऑफ सोशो इकोनॉमिक पॉलिसीज। तो बेसिकली जो पब्लिक पॉलिसीज है वो कहाँ से लेजिटिमेसी हुई है उसकी, वो हुई है फ्रॉम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, जो पार्ट 4 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो आर्टिकल 38 ये प्रमोट करते हैं वेलफेयर ऑफ द पीपल। आर्टिकल 39 इंश्योर करता है कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड लिवलीहुड हो। आर्टिकल 41 बोलता है राइट टू वर्क, एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस। आर्टिकल 47 ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू इम्प्रूव न्यूट्रिशन एंड पब्लिक हेल्थ के बारे में बोलता है। तो इसी वजह से जैसे पॉलिसीज है हमारी मनरेगा, आरटीई, एनएचएम, ये बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटमेंट बताता है टू सोशल इकोनॉमिक जस्टिस। अब हम स्टडी करेंगे की पब्लिक पॉलिसीज को फॉर सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो बेसिकली हम सेक्टोरल पॉलिसीज के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले हाउसिंग पॉलिसी, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव है कि अफोर्डेबल हाउसिंग दी जाए फॉर द ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, या एलआईजी, लोअर इनकम ग्रुप वाले लोगों को। ये बेसिकली प्रमोट करता है कि जो स्लम है उसकी रिहेबिलिटेशन हो पाए या अर्बन रिन्यूअल हो पाए। तो बेसिकली मेजर पॉलिसी फ्रेमवर्क कौन कौन से है, वो है नेशनल हाउसिंग पॉलिसी 1994, जो फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी है ऑन हाउसिंग। नेक्स्ट इज प्रधानमंत्री आवास योजना 2015 में लाया गया था। इसका टारगेट था कि जो घर है वो सबको मिल पाए बाय 2022, बट इस पॉलिसी को थोड़ा एक्सटेंड किया गया। इसका 4 कंपोनेंट्स थे। इन सितु स्लम रीडेवलपमेंट, बेसिकली जो स्लम एरिया उसकी रीडेवलपमेंट हो पाए। क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम्स, अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप, एंड बेनिफिशियरी लेड इंडिविजुअल हाउस कंस्ट्रक्शन। तो इसका इम्पैक्ट क्या था, बेसिकली जनरेट करता था एम्प्लॉयमेंट को इन कंस्ट्रक्शन सेक्टर्स, इम्प्रूव करता था स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड सोशल इंक्लूजन, एंड कंट्रीब्यूट करता था टू जेंडर एम्पावरमेंट। लाइक कि जो घर है वो सबको हो पाए, एंड जो घर है उनके मोस्टली नेम बेसिकली वुमेन्स के नाम पर होते थे। अब हम हेल्थ पॉलिसी के बारे में जानेंगे कि हमारे को क्या अचीव होता है। तो बेसिकली हमें यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, साथ में जो लोगों के पैसे खर्च होते हैं हेल्थ एक्सपेंडिचर में, वो चीज़ें रिड्यूस हो जाती हैं।
एंड साथ में ये प्रमोट करता है, फोकस करता है ऑन द प्रिवेंटिव एंड प्रोमोटिव हेल्थ केयर के ऊपर। इसके मेजर इनिशिएटिव कौन से हैं? नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 ये एम्फसाइज करता है हेल्थ एज अ फंडामेंटल ह्यूमन राइट। एंड जो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन है NRHM जो 2005 में लाया गया था, ये लेटर एक्सपैंडेड एज नेशनल हेल्थ मिशन। ये लेटर नेशनल हेल्थ मिशन नाम से बन गया था, इसको एक्सपैंड कर दिया था। अब ये स्ट्रेंथन क्या करता है? सब सेंटर्स लाइक PHC, CHC, आशा वर्कर्स को ये इंट्रोड्यूस करा है इसमें, एंड साथ में इन्होंने लिंक किया है कम्युनिटी और हेल्थ सिस्टम को। फिर हम आयुष्मान भारत हमने पॉलिसी लाई थी 2018 में, एंड ये हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स को एक फॉर प्राइमरी केयर्स के लिए लाया था इसने। एंड प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, इसमें 5 लाख एनुअल कवरेज दिया गया था फैमिलीज को। इसका इम्पैक्ट क्या हुआ? इसमें क्या हुआ कि जो इन्फेंट्स थे या मेटरनल मॉर्टेलिटी रेट्स थे, जो बच्चे थे जो पैदा होके मर जाते थे या मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट्स होती थी, उसको रिडक्शन किया इन्होंने। जो रूरल हेल्थ डिलीवरी है उसको एनहांस किया, इंक्रीज किया, और साथ में जो फाइनेंशियल प्रोटेक्शन है वो पुअर फैमिलीज को भी दिया। अब हम स्टडी करेंगे ड्रिंकिंग वाटर पॉलिसी को। ये इंश्योर करता है कि सेफ और जो बिना पोल्यूटेड जो पानी है, पीने वाला पानी, वो लोगों को मिल पाए। एंड साथ में ये इंश्योर करता है कि सस्टेनेबल वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट हो, कि ऐसा ना जो वाटर रिसोर्सेज है वो बेसिकली उसको पोल्यूट किया जाए। तो बेसिकली इसमें डिफरेंट स्कीम्स लाई की थी इस बेसिस में। तो फर्स्ट स्कीम वाज नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम जो 2009 में लाया गया था। फिर जल जीवन मिशन लाया गया था इन 2019। जो ये जल जीवन मिशन है ये बेसिकली इंश्योर करता है कि हर घर में पानी पहुंचे गांव एरिया में बाय 2024। साथ में एम्फसाइज करता है कि जो कम्युनिटी है उनकी पार्टिसिपेशन हो, एंड जो पानी है उसकी जो क्वालिटी है उसको मॉनिटर भी किया जाए टाइम टू टाइम। इसका इम्पैक्ट क्या हुआ कि जो हेल्थ फैसिलिटी है, जो हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो रही थी, वाटर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो रही थी, उसको इम्प्रूव करना, साथ में एम्पावर करता था वुमेन को, एंड साथ में एनहांस करता था हाइजीन और सैनिटेशन को। तो इस मिशन को लिंक किया गया था थ्रू स्वच्छ भारत मिशन के साथ भी। अब हम स्टडी करेंगे फूड सिक्योरिटी पॉलिसी को। ये गारंटी करता है कि अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी जो फूड है वो सारे सिटीजन्स को मिले। एंड इससे क्या हो कि कोई भी लोग भूखा ना सोए, एंड कोई भी बच्चे या लोग माल न्यूट्रिशन का शिकार ना बने। तो इससे रिलेटेड डिफरेंट पॉलिसीज लाई थी। जो एक पॉलिसी है वो है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013। ये बेसिकली लीगल एंटाइटलमेंट देता है, सब्सिडी देता है ऑन फूड ग्रेन फॉर 67% ऑफ पॉपुलेशन। साथ में PDS रिफॉर्म भी लाया गया था, टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी लाया गया था, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन भी दिया गया था, मिड डे मील स्कीम स्कूल्स वगैरह में दी गई थी। तो इसका इम्पैक्ट क्या हुआ? इससे क्या हुआ कि जो एक्सट्रीम हंगर लेवल है वो भी रिड्यूस हुआ। जो न्यूट्रिशन सपोर्ट है वो स्कूल चिल्ड्रन के जो मिड डे मील स्कीम के थ्रू बच्चों तक पहुंचाया, बच्चों को खाना दिया गया स्कूल में। एंड साथ में इसमें प्रमोट किया गया कि जो लोग हैं उनको खाना मिल पाए, कोई भी लोग भूखा पेट ना रहे। एंड जो लोगों की ह्यूमन राइट है कि उनको बेसिक नेसेसिटी, जो उनकी बेसिक चीज़ है कि खाना मिल पाए। क्योंकि लोगों को क्या चाहिए होता है, बेसिक फैसिलिटी क्या होती है? रोटी, कपड़ा, मकान, यही तो बेसिक चीज़ होती है। तो उस जो ये ह्यूमन राइट है, ये बेसिक चीज़ लोगों को मिल पाए। अब स्टडी करेंगे एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें लाई गई थी बाय द गवर्नमेंट। तो एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी मतलब कि जो लोग हैं उनको लिवलीहुड सिक्योरिटी दी जाए, रूरल डेवलपमेंट में भी ये चीज़ दी जाए। ऐसा ना हो कि गांव के क्षेत्र को छोड़ दिया जाए, बट सबको एम्प्लॉयमेंट मिले, सबको रोजगार मिले। तो बेसिकली इससे क्या होता है, सोशल सेफ्टी को स्ट्रेंथन करता है, साथ में इंक्लूसिव ग्रोथ को फोकस करता है। तो मैं जो पॉलिसी लाई, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट लाया गया था, ये 2005 में लाया था। एंड ये गारंटी करता है 100 डेज एम्प्लॉयमेंट को, एंड फोकस करता है कि जैसे गांव क्षेत्र में रोड, पॉन्ड्स, इरिगेशन कैनल्स, ये चीज़ें बनाई जाए। साथ में इसमें 33% वुमेन्स का पार्टिसिपेशन भी है। इसका इम्पैक्ट क्या हुआ कि जो पॉवर्टी है गांव में, जो पॉवर्टी हो रही है, माइग्रेशन हो रहा है कि गांव के लोग शहर आ रहे हैं, वो कम हुआ। इसमें वुमेन्स को एम्पावर किया गया, मार्जिनलाइज कम्युनिटी को फेवर किया गया, साथ में ये सस्टेनेबल रूरल एसेट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर बना।
अब हम एजुकेशन पॉलिसी के बारे में जानेंगे। बेसिकली ये अचीव करता है यूनिवर्सल लिटरेसी एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के ऊपर। ये प्रमोट करता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, कि हर लोगों के पास अपॉर्चुनिटी हो, सबके पास एक बेसिक राइट टू एजुकेशन हो। तो मेजर पॉलिसी लाई की थी राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। ये बेसिकली क्या है कि जो एजुकेशन है उसको फंडामेंटल राइट बना दिया गया था थ्रू आर्टिकल 21A। फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर द चिल्ड्रन ऑफ एज 6 to 14 ईयर्स। ये कंपल्सरी कर दिया था कि इस एज के जो ग्रुप के बच्चे हैं 6 ईयर्स लेकर 14 ईयर्स तक, उनको कंपल्सरी एजुकेशन कंपल्सरी कर दी की थी। जो 25% रिजर्वेशन है फॉर डिसएडवांटेज ग्रुप इन प्राइवेट स्कूल, तो 25% रिजर्वेशन दे दी गई थी जो डिसएडवांटेज ग्रुप के लोग हैं उनको प्राइवेट स्कूल में। इसको साथ में लिंक कर दिया गया था विद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020। एंड इसका इम्पैक्ट क्या था, इससे क्या हुआ, जो एनरोलमेंट है बच्चों का वो इंक्रीज हुआ, रिटेंशन रेट भी इंक्रीज हुई। इससे क्या हुआ कि जो लोग हैं SC ST के जो लड़कियां हैं बच्चे हैं सारे के सारे, उनको एक्सेस मिला एजुकेशन का। साथ में इससे जो डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन है थ्रू एजुकेशन उसको भी इंक्रीज किया गया। अब हम महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के बारे में जानेंगे, क्योंकि ये हमारे सिलेबस में मेंशन है। तो बेसिकली इसको हम डिटेल में स्टडी करते हैं। तो ये एक्ट आया था, इनैक्ट हुआ था 2005 में एंड फोर्स में आया था 2 Feb 2006 में। इस दिन क्या हुआ था, ये 200 डिस्ट्रिक्ट में एक्सपैंड हुआ था एंड नेशन वाइड ये 2008 तक 200 डिस्ट्रिक्ट तक पहुंच गया था। बेस्ड ऑन आर्टिकल 41 जो राइट टू वर्क देता है एंड ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये किसके बेसिस में लाया गया था, क्योंकि DPSP में आर्टिकल 41 में राइट टू वर्क, लोगों को राइट टू वर्क का आर्टिकल मिला था। इस बेसिस में ये स्कीम, ये पॉलिसी लाई गई थी। ये रिप्रेजेंट करता है ट्रांजिशन फ्रॉम वेलफेयर टू राइट बेस्ड अप्रोच, जहाँ पर रूरल एरिया में जो रूरल हाउस होल्ड में है जो लोग हैं उनको रोजगार मिल पाए, उनको लीगल राइट मिल पाए, रोजगार मिल पाए। तो बेसिकली इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये एनहांस करता है लिवलीहुड सिक्योरिटी ऑफ रूरल एरिया। साथ में 100 दिन की जो रोजगार है उसका गारंटी देता है लोगों को। अगर ये रोजगार नहीं मिल रहा है और उन्होंने अप्लाई किया तो स्टिल उनको पैसे मिलेंगे। साथ में ये जो एरिया है रूरल एरिया से, उससे वहाँ पर डेवलपमेंट चीज़ें हो पाए। इस रोजगार से वहाँ के उनका जो क्षेत्र है, लोगों का जो एरिया है वही डेवलपमेंट होता है, वहीं पर उनको रोजगार दिया जाता है। जैसे उनको बोला जाता है कि इरिगेशन फैसिलिटी, रोड्स बनाने को एंड ऑल। तो क्या होता है कि रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप होता है, लोगों को रोजगार भी मिलता है, क्योंकि गांव के लोग खुद के एरिया की डेवलपमेंट करते हैं। इससे क्या होता है कि जो करप्शन भी कम होता है, क्योंकि खुद के एरिया के लिए वो डेवलपमेंट कर रहे हैं। साथ में इसमें एम्पावर किया गया वुमेन्स और मार्जिनलाइज ग्रुप को थ्रू वेज इक्वालिटी एंड पार्टिसिपेशन। इसके की फीचर्स क्या है, इसने लीगल एंटाइटलमेंट दिया गया है कि 15 दिन के अंदर जो काम मिले, अदरवाइज उनको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस मिलेगी। साथ में जो वेज है उसको स्टेट स्पेसिफिक मिनिमम वेज से लिंक कर दिया गया कि जो मिनिमम वेज है उतना तो मिलेगा ही मिलेगा लोगों को। 1/3 पार्टिसिपेशन इसमें जो वुमेन्स है उसकी मैंडेटरी है। ये पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में ये काफ़ी मेजर रोल प्ले करता है इन प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग में। एंड साथ में सोशल ऑडिट होता है, ट्रांसपेरेंसी वॉल होता है, डिजिटल पेमेंट सिस्टम होता है। एंड ये सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट फाइनेंस करती है। कई कई जगह 90% जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो फाइनेंस करती है। अब इसके अचीवमेंट क्या है, इससे क्या हुआ है कि इसने मिलियन लोगों को एम्प्लॉयमेंट एनुअली जनरेट किया है। साथ में पॉवर्टी को डिक्रीज किया गया है, माइग्रेशन को डिक्रीज किया है। इसने इम्प्रूव किया रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को, वुमेन्स को एम्पावर किया है। साथ में इंक्लूसिव ग्रोथ और इन्वायरमेंटल रीजनरेशन के ऊपर फोकस किया है। अब चैलेंजेस क्या है, इसमें चैलेंजेस ये है कि अभी रिसेंटली हमने न्यूज़ में भी देखा था कि लोगों को पेमेंट नहीं मिल रही थी। इसमें काफ़ी करप्शन भी हो रहा था। एंड साथ में जो प्लानिंग है वो अच्छे से मॉनिटर नहीं हो पा रही थी। सीजनल डिमांड थी इसमें, क्योंकि लोग क्या करते थे जब खेती बाड़ी से फ्री होते थे एंड फिर उसके बाद दे वर लाइक कि एक सीजनल पीरियड में वो बिल्कुल फ्री है, तब वो इसमें ज्वाइन करते थे पॉलिसी में, मनरेगा में, एंड 100 डेज एम्प्लॉयमेंट करते थे, वरना वो नहीं आते थे इस स्कीम में। एंड बेसिकली ये जो वर्क है ये लॉन्ग टर्म लोकल डेवलपमेंट प्लान्स के ऊपर फोकस नहीं कर सकती, क्योंकि 100 डेज एम्प्लॉयमेंट ही दे रहे हैं।
तो ये शॉर्ट टर्म चीज़ें ही फोकस करता था। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है? जो MG नरेगा है, ये ऑफन कॉल्ड एज द वर्ल्ड लार्जेस्ट पब्लिक वर्क प्रोग्राम and a landmark in participatory rural governance. नेक्स्ट, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, ये साफ साफ हमारे सिलेबस में UGC नेट में मेंशन है, इसको भी हम डिटेल में स्टडी करेंगे। अब ये बेसिकली पार्ट है नेशनल हेल्थ मिशन 2013 का। इसका बैकग्राउंड क्या है? ये लॉन्च हुआ था 12 अप्रैल 2005 में बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। इसका एम है टू स्ट्रेंथन द रूरल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रोवाइड करे एक्सेसिबली, अफोर्डेबिलिटी एंड क्वालिटी हेल्थ केयर, कि जो गांव के लोग हैं उनको अफोर्डेबल हेल्थ केयर, अच्छा हेल्थ केयर मिल पाए। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? कि जो लोग पैदा होते ही मर जाते हैं, जो बच्चे पैदा होते ही मर जाते हैं, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट है उसको रिड्यूस करे, मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट है, जो मदर्स है बच्चे देते हुए जो मर जाती है, वो वाला जो रेट है वो भी रिड्यूस किया जाए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मदर बच सकते हैं लेकिन ड्यू टू कि उनके पास हेल्थ की फैसिलिटी उतनी अच्छी है नहीं, तो इस वजह से कॉम्प्लिकेशन आ जाती है। एंड कई बार ऐसा होता है कि बच्चा पैदा करते करते ही मदर्स की डेथ हो जाती है। तो ये जो रेट है उसको रिड्यूस करता है। ये प्रोवाइड करता है यूनिवर्सल एक्सेस टू इक्विटेबल हेल्थ केयर, कि सबको अच्छी हेल्थ केयर प्रोवाइड करता है। साथ में ये इनकरेज करता है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को इन हेल्थ मैनेजमेंट। अब इसके अचीवमेंट्स क्या है? इन्होंने इम्प्रूव किया है इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज को एंड रिड्यूस किया मैटरनल डेथ को। इन्होंने एक्सपैंड किया है इम्यूनाइजेशन की चाइल्ड हेल्थ कवरेज को। साथ में इन्होंने जो आशा वर्कर्स है उनको लाया है, जो घर टू घर लोगों को अवेयर करती है रिगार्डिंग एनी कोई भी चीज़ें इस तरह से दवाइयों से रिलेटेड एंड ऑल। एंड साथ में इसमें क्या प्रॉब्लम्स आती है? इसमें प्रॉब्लम्स आती है रीजनल डिस्पैरिटीज़ का बिटवीन स्टेट। कई बार ऐसा होता है कि यहाँ पर स्किल्ड डॉक्टर्स ही नहीं मिलते, नर्सेस नहीं होते, गांव के एरियाज़ में काम करने के लिए राज़ी नहीं होते हैं कि हमको गांव के एरिया में काम नहीं करना है। कई बार ऐसा होता है कि क्वालिटी नहीं होती है, लोग करप्शन करने लग जाते हैं, एंड जिस वजह से काफ़ी प्रॉब्लम आने लग जाती है गांव के एरिया में। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है? NRHM has been a cornerstone of India's public health system, transforming access to rural health care, creating a foundation for the Ayushman Bharat and Health and Wellness Center. अब हम जानेंगे राइट टू एजुकेशन एक्ट के बारे में 2009। ये लास्ट चीज़ है जो हमारे इस सिलेबस में लिखी गई है रिगार्डिंग दिस टॉपिक। तो बेसिकली इसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो बैकग्राउंड क्या है? 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के दौरान इंसर्ट किया गया था आर्टिकल 21A, जो राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन देता है फॉर द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर्स। ये फोर्स में आया था 1 अप्रैल 2010। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? कि बच्चों को ये एजुकेशन है, एलिमेंट्री एजुकेशन, वो कंपल्सरी की जाए एंड इंश्योर किया जाए कि हर एक चाइल्ड को जो इनका ये फंडामेंटल राइट है एजुकेशन का, उससे वंचित ना रखा जाए। साथ में ये प्रमोट करता है इक्विटी को, इंक्लूजन को, लाइक लोग जब पढ़ेंगे तभी वो स्किल डेवलप भी कर पाएंगे, चीज़ों को कर पाएंगे, एंड जो कंट्री है तभी डेवलप होगी जब उनका जो यूथ है वो डेवलप होगा, एजुकेटेड होगा। तो बेसिकली ये डिस्क्रिमिनेशन को भी एलिमिनेट करता है रिगार्डिंग कास्ट, जेंडर और इनकम। क्योंकि पहले ये होता था कि वुमेन्स को पढ़ाया नहीं जाता था, गर्ल चाइल्ड को नहीं पढ़ाया जाता था, सिर्फ लड़कों को पढ़ाया जाता था। तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन था उसको भी कम करता था। साथ में इसमें क्या है कि टीचर क्वालिटी को इम्प्रूव किया गया एंड स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी इम्प्रूव किया गया। अब इसके की प्रोविजंस क्या है? फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन है इसमें जो दिया गया है। साथ में जो कोई भी फीस नहीं है, बहुत मिनिमल चीज़ें हैं, स्क्रीनिंग टेस्ट होगी, एंड साथ में 25% जो रिजर्वेशन है वो जो चिल्ड्रन डिसएडवांटेज ग्रुप से आते हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के आते हैं, उनको प्राइवेट स्कूल में दिया गया था। साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर, टीचर स्टूडेंट रेशियो, इन चीज़ों को मेंटेन किया गया था, स्टैंडर्ड मेंटेन किया गया था। एंड साथ में कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन कि क्लास 8 तक कोई भी डिटेन नहीं होगा, बट अभी इसमें रिफॉर्म लाया गया है। एंड साथ में फॉर्मेशन ऑफ स्कूल मैनेजमेंट कमेटी की कमेटी बनाया जाए कि कम्युनिटी पार्टिसिपेशन हो, एंड जो बच्चों के पेरेंट्स हैं वो भी पार्टिसिपेट करें, वो भी टीचर्स को बोले कि इस तरह की डेवलपमेंट चाहिए स्कूल में एंड ऑल। इस वजह से क्या होगा कि स्कूल भी डेवलप होगा, अच्छी क्वालिटी भी होगी, करप्शन भी कम होगा।
अब अचीवमेंट्स क्या है, एनरोलमेंट रेट्स भी इंक्रीज हुए हैं स्पेशली गर्ल्स चाइल्ड के एंड SC/ST चिल्ड्रन के। इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव हुआ स्कूल में, मेंटेन किया गया आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन, जो मेन स्ट्रीम में जो स्कूल्स है, जैसे कि कई एरियाज में ना स्कूल्स नहीं तो वहाँ पर स्कूल्स डेवलप किए गए हैं। एंड साथ में बस फैसिलिटी वगैरह भी दी गई है कि गवर्नमेंट बस फैसिलिटी एंड ऑल की बच्चों को जो उनका फंडामेंटल राइट उसे वंचित ना रखा जाए। साथ में इसमें क्या हुआ है, इसमें मेन चैलेंजेस क्या आ रही है, इसमें मेन चैलेंजेस ये आ रही है कि जो लर्निंग आउटकम है वो थोड़ा सा लो है। जो टीचर्स है वो कई बार काफ़ी चीज़ों में बिजी हो जाते हैं, उनकी इलेक्शन ड्यूटीज़ हो जाती है, कई बार टीचर्स एब्सेंट होते हैं, तो इससे इफेक्ट हो जाता है, बच्चों को इफेक्ट पड़ता है। साथ में अर्बन रूरल डिस्पैरिटी है कि अर्बन एरियाज में ज़्यादा अच्छी एजुकेशन है, गांव के लोग में उतनी नहीं है, और यहाँ पर लिमिटेड मॉनिटरिंग है, फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेन है कि उतने पैसे नहीं मिलते स्कूल में, तो चीज़ें काफ़ी फाइनेंशियली कॉन्स्ट्रेन होती है, लाइक उतनी अच्छी फैसिलिटी नहीं मिल पाती क्योंकि चीज़ें पैसों से ही आएगी, लेकिन उतना वो चीज़ों में चीज़ें बहुत लिमिटेड है, पैसे लिमिटेड मिल रहे हैं। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है, जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है वो बेसिकली उसका विजन है कि यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन हो, कि सबको एलिमेंट्री एजुकेशन मिले, एंड जो ट्रांसफॉर्म कर पाए एजुकेशन को एंड डेवलपमेंट ला पाए। जो इनका गोल है वो है जस्टिसेबल फंडामेंटल राइट रीइंफोर्सिंग इंडियाज ह्यूमन डेवलपमेंट अप्रोच। बेसिकली बच्चों को जागरूक किया जाए, उनको एजुकेशन मिल पाए, जिस वजह से वो इकोनॉमी को भी डेवलप कर पाएगी, क्योंकि जब यूथ एजुकेटेड है, यूथ टैलेंटेड है, तभी कंट्री डेवलप हो सकती है। हम कॉन्क्लूड कर सकते हैं कि पब्लिक पॉलिसी इज द इंजन ऑफ सोशो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन इन अ डेमोग्राफिक वेलफेयर स्टेट in like India. Though programs like housing, health, water, food, employment and education, governments strive to achieve the goal of equity, justice and human development. बेसिकली पब्लिक पॉलिसी से जो सोशो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन होता है सोसाइटी में, साथ में जो बेसिक प्रॉब्लम्स होती है लाइक हेल्थ से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, उसका सोल्यूशन थ्रू पब्लिक पॉलिसी लाया जाता है, जिस वजह से जो गोल है लाइक इक्विटी, जस्टिस एंड ह्यूमन डेवलपमेंट सोसाइटी में लाने का, वो इंश्योर किया जाता है। इसी के साथ आज का जो हमारा टॉपिक होता है वो होता है कंप्लीट। इफ यू लाइक द वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय, टेक केयर।